ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर का नाम क्या बताया हमने आपको? गुड। कंपनी है क्या, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है कंपनी और अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन एंटिटी एस्टैब्लिश्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ। बहुत प्यारी सी बात कही है कि ये स्टेबल कैसे होता है, आता कैसे है एग्जिस्टेंस में, कौन लाता है इसे, कौन लाता है ये प्रोसेस, हेलो, प्रोसेस ऑफ लॉ, ये लॉ के थ्रू बनता है। फॉर अंडरटेकिंग अ बिजनेस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ। याद रखना, ये आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ की नजर में, एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। बहुत प्यारी सी बात कहता है ये आर्टिफिशियल पर्सन है और अपने मेंबर से अलग है। जब आप बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में आएंगे तो लॉ एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस लॉ, जिसको मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद उससे अगले साल में जब जाएंगे तो आपको कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। आगे के सब कोर्सेज में है ये। उसमें एक सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस दे रखा है, जो जूता बनाने की कंपनी उसने स्टेबल की, और उसने क्या किया, खुद शेयर लिए, अपनी वाइफ को शेयर दिया, अपने बच्चों को पार्टनर मतलब शेयर होल्डर बना लिया और शुरू हो गई कंपनी। लेकिन कुछ टाइम बाद कंपनी दिवालिया हो जाती है। उसके बाद शेयर होल्डर, जो बाहर के शेयर होल्डर थे, उसने सोलोमन के ऊपर केस कर दिया। उसने कहा कि इसने फ्रॉड किया है, क्योंकि इसके सभी जो घर के मेंबर हैं वही इसके शेयर होल्डर हैं ज्यादातर, और इसने डुबा दिया। तो इसके घर को बेच दो और कंपनी के जितने भी पैसे हैं या इनके पास जितनी भी लायबिलिटी है, इसके पर्सनल एसेट बेच के पूरा करो। तो कोर्ट ने कहा कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहां पे उन्होंने बताया कि कंपनी अपने मेंबर से अलग एग्जिस्टेंस रखती है। कल को कंपनी अगर दिवालिया होती है तो मेंबर के पास जो शेयर है उस शेयर से ज्यादा लायबिलिटीज पे नहीं कर सकती। वो जितनी रुपीस के शेयर हैं, जितने की लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। सोलोमन वर्सेस सोलोमन में ये बात कही गई। दूसरी बात, बहुत प्यारी सी बात और कही कि अगर मान लो एक कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, कहीं बोर्ड मीटिंग कर रहे हो और मान लो किसी वजह से, मान लो वहां पे भूकंप आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, सारे मेंबर भी मर गए, तो भी कंपनी लॉ की नजर में चलता रहेगा। कंपनी बंद नहीं हो सकती तब तक जब तक कि लॉ इसे बंद नहीं करता है, या लॉ के प्रोसेस के थ्रू बंद नहीं कराया जा सकता है। तो याद रखना, कंपनी जो होता है एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी जो होती है क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और इसका एक एग्जिस्टेंस जो होता है इसके मेंबर से अलग होता है। ठीक है, अगर सारे मेंबर भी खत्म हो जाए तो भी कंपनी चलती रहेगी। जैसे पार्टनरशिप में तो होता है, पार्टनर्स गए तो खत्म, इसमें नहीं होगा, कंपनी चलती रहेगी। और कंपनी के आगे लिमिटेड वर्ड लगा होता है या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होता है। इट हैज अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स। इसमें शेयर कैपिटल होती है और उसको शेयर्स में डिवाइड करते हैं। द ऑनर ऑफ विच आर नॉन एज मेंबर ऑफ द शेयर होल्डर। जो इसके मालिक होते हैं उसको शेयर होल्डर कहते हैं। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ पार्टनर हैज नो इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कंपनी। अभी बताया ना मैंने आपको, सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस भी सुना दिया मैंने आपको, जिसके अंदर यह बता दिया गया कि मेंबर किसी भी कंपनी के साथ लिंक नहीं है, वो एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है कंपनी, और ये अलग है। तभी बोले यहां पे कि लॉ की नजर में इसके जो मेंबर हैं वो कंपनी से अलग होते हैं। मेंबर की डेथ होने पे या इंसॉल्वेंसी होने पे कंपनी के ऊपर कोई दावा नहीं ठोका जा सकता, जबकि पार्टनरशिप में होता है। अगर मान लो एक पार्टनर दिवालिया हो गया फर्म में, या वैसे दिवालिया हो गया, तो उस केस में उसकी एसेट्स बेच के उसकी लायबिलिटीज को चुकाई जाती है। या कोई पार्टनर, मान लो 2 पार्टनर दिवालिया हो गए और एक पार्टनर अभी बचा हुआ है, सॉल्वेंट है, तो उन 2 पार्टनर्स की लायबिलिटीज को चुकाने के लिए जो तीसरा पार्टनर है ना, वो पे करेगा, अपनी पर्सनल एसेट बेच के लायबिलिटीज को पे करेगा। आजकल एक टर्म आ गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आजकल टर्म में आ गया है वैसे, लेकिन कुछ टाइम पहले तक नहीं था ये। तो उसमें थोड़े से क्लॉज लगा के इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूं कंपनी के बारे में कुछ चीजें तो पता चल गई होंगी।
आइए जरा इसको डेप्थ में पढ़ते हैं थोड़ा सा। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट है शेयर्स। चलो शेयर्स के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले इस पिक्चर को समझते हैं। ये मान लो एक पीस ऑफ लैंड है और मैं चाहता हूं इस पीस ऑफ लैंड को 10 लाख रुपए में बेचना, मान लो, और एक टुकड़ा मान लो 100 रुपीज का दे रहा हूं मैं, एक टुकड़ा मान लो। अब आपको जितने जितने टुकड़े खरीदने हैं वो खरीद लो। हो सकता है नहीं हो सकता? हेलो, आपको और एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपको 1000 रुपए की जरूरत है और आपको पता है बड़ी बहन है, मम्मी है और पापा है। अब पापा से इकट्ठे 1000 रुपए मांगे शायद ना दे। अब पटाओगे आप मम्मी को, मम्मी 300 रुपए दे दो ना, ध्यान समझना इस बात को। फिर बड़ी बहन को पटाओगे और पापा को बचे हुए अमाउंट के लिए पटाओगे, है ना। और किसी को ब्लैकमेल करने की बारी है तो वो भी कर लोगे आप, है ना, वो क्योंकि घर के मेंबर को भी ब्लैकमेल करोगे और क्या हो सकता है। तो आप ऐसे कर करके 1000 रुपए इकट्ठा कर लेते हो, है ना। ऐसे यहां पे है 10 लाख रुपीस की जरूरत है और एक शेयर अगर हम 100 रुपीस का बेचें तो ये 10,000 शेयर्स बिकेंगे और 100 रुपीस के हिसाब से। अब आपको 2 शेयर चाहिए तो लाओ 200 रुपए दो, 2 शेयर मिलेंगे। आपको 3 शेयर चाहिए, लाओ 3 शेयर। आपको 100 शेयर चाहिए, लाओ 100 शेयर के पैसे और लो शेयर। सर ये शेयर क्या होता है, अभी भी समझ में नहीं आया। ये तो बता दिया आपने, शेयर एक हिस्सेदारी होती है। किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस में अगर मान लो मैं चाहता हूं कि वहां मैं पैसा इन्वेस्ट करूं, क्यों करूंगा इन्वेस्ट? फ्री फंड में क्या नहीं ना। क्या चाहता हूं मैं वहां से? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ शेयर तो लगाना पड़ेगा। जैसे याद करो पार्टनरशिप में हुआ करता था, सब मिलके अपना अपना हिस्सा अपने अपने घर से कुछ कैपिटल लाते थे और बिजनेस में लगा देते थे और उसके बाद बिजनेस चालू हो जाता था। ऐसे ही होता था, बाकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। यहां पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता। यहां जितना उसने शेयर खरीदा है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है बात ये? सर फिर भी शेयर क्या होता है ये बता दो। हाँ, शेयर एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे ये लिखा होता है कि आपने हमारी कंपनी के इतने शेयर खरीदे हैं, बस खत्म। ठीक है, बस कागज के टुकड़े पे लिखा होता है कि इतने आपने हमारी कंपनी के शेयर खरीद लिए। उसकी जगह शेयर कोई ऐसा नहीं होता कि कोई मोबाइल फोन की तरफ फिजिकल चीज होती है या कोई पर्टिकुलर मान लो कोई सामान मिल जाए, जैसे इस पेन की तरफ फिजिकल चीज होती है या कोई और भी चीज की तरफ फिजिकल चीज होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये एक कागज के ऊपर लिखा होता है कि आपने हमारी कंपनी के इतने शेयर खरीदे हैं। अब इतने हिस्सेदारी के लिए सिंपल सी बात है, जितने शेयर खरीदे हैं उसी के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मान लो निकाला जाता है कि एक शेयर पे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ या 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये कंपनी निकालती है। फिर मान लो आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो 5 रुपीज का प्रॉफिट इंटू 100 शेयर, तो मल्टीप्लाई करके आपको 500 रुपीज दे दिए जाते हैं। ठीक है, कंपनी को ऐसे सर फायदा क्या होगा? मान लो एक ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी बनानी हो, बहुत बड़ी कंपनी, तो सिंपल सी बात है बड़ी कंपनी के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। अब ज्यादा पैसा आएगा कहां से? एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता ना ऐसा। तो क्या करता है, एक पर्सन जिसके पास ज्यादा पैसे वो लगाता है, लेकिन चाहता है कि और मैं लोगों को कलेक्ट करूं, तो ऐसे आसपास में या पब्लिक में लोगों को ढूंढता है जो उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सके, और ऐसे पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है कंपनी की और कंपनी चालू हो जाती है। ठीक है जी। सर शेयर को खरीदा और बेचा कैसे जाता है? ये शेयर मार्केट के थ्रू होता है। फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी नई मार्केट में आती है तो उसके प्रोस्पेक्टस बिकते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रोस्पेक्टस खरीदते हो, ऐसे ही कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आप अमाउंट दे दो, एक चेक साथ में लगा देते हैं कि हम इतना अमाउंट मतलब लगाना चाहते हैं इस कंपनी में और हम शेयर खरीदना चाहते हैं। क्लियर है जी यहां तक? लेकिन अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर खरीदने हो तो ये ऐसे नहीं होता। ये शेयर हम शेयर मार्केट के थ्रू खरीदते हैं। आप रोज न्यूज में देखते हो, निफ्टी ये रहा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम ये रहा, बताते हैं ना इतना बढ़ा इतना घटा सब, लेकिन समझ में नहीं आता हमें। ऐसा ही होता है। आपके बीएस में भी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक चैप्टर है पूरा, आप समझना, उसमें बहुत अच्छी बात है। बिजनेस में डाला इसलिए गया क्योंकि आप कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स हैं और आपको समझाना बनता है ये। ओके,
तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। जैसे मान लो मैं बेचना चाहता हूं और आप खरीदना चाहते हो, लेकिन मैं देखा नहीं है मैंने आपको, तो मैं अपने कंप्यूटर पे बैठता हूं, आप अपने कंप्यूटर पे बैठते हो, मैं अपने शेयर की बोली लगाता हूं कि मैं 102 रुपए में बेचूंगा, आप बोली लगाते हो कि मैं 100 रुपए में खरीदूंगा। जहां पे हम दोनों का मैचिंग सेट हो जाता है, आप खरीद लेते हो, मैं बेच देता हूं। सर ये पैसे कैसे आता है? ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, उसके अकाउंट से कट जाता है और हमारे अकाउंट में आ जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल के ऊपर बात नहीं करते, इस चैप्टर में जितनी चीजें समझाने के लिए थी उससे ज्यादा ही चीजें मैंने आपको बता दी है। शेयर पता चल गया क्या होता है शेयर? ठीक है। तो एक्चुअली कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी इसको टुकड़ों में बांट देती है, और इस हिसाब से चेक कर लिया तो 10,000 शेयर्स, और कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से। ये बताया है मैंने कि मान लो 10 लाख रुपए एएसएस प्राइवेट लिमिटेड को चाहिए, और कंपनी मानती है कि एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज होगी, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर 10,000 शेयर्स हो गए। तो कंपनी के पास 10,000 शेयर्स कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से हो गए। तो शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। सर ये फेस वैल्यू क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि सर ये फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखी होती है। हेलो, लिखा होता है ना 10 रुपए मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कई बार ये प्रोडक्ट आपको 10 की बजाय 8 रुपए का ही मिल जाता है, होता है। कई बार ये प्रोडक्ट कभी मान लो ट्रेड फेयर चले गए तो पता चला वो 10 रुपए वाला सामान आपको 12 रुपए में मिल रहा है, या किसी ऐसी जगह चले गए जहां पर 10 वाला सामान आपको 12 रुपए में मिल रहा है। अच्छा, कभी पीवीआर सिनेमा या फिर किसी सिनेमा हॉल में जाना तो वहां पे पानी की बोतल खरीदना या कोक खरीदना, आपको पता चल जाएगा कि कितने का कोक कितने का मिलता है। 3-3 गुना प्राइस पे बेचा जाता है, 3-3 गुना प्राइस पे। तो वो तो अलग बात है कि उन लोगों के लिए प्रिंट रेट ही अलग होता है, लेकिन वही सामान बाहर आपको 10 का मिलेगा, वहां 40 का मिलेगा, 50 का मिलेगा, ऐसा होता है। तो एमआरपी से नीचे का वैल्यू और एमआरपी से ऊपर की वैल्यू अभी बताऊंगा क्या कहते हैं, बट एक जो प्राइस होता है दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। अब जैसे हम यहां पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है सर? हाँ, मार्केट वैल्यू कम और ज्यादा दोनों हो सकती है। इट इज द करंट प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट एट विच शेयर्स आर परचेज और सोल्ड। जिस पे हम शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। क्लियर है? जैसे कि मान लो 10,000 शेयर्स एएसएस प्राइवेट लिमिटेड के बेचे गए, मान लो 100 ईच के हिसाब से, ये फेस वैल्यू है। लेकिन आज के डेट में मार्केट में इसकी जो वैल्यू चल रही है वो सिर्फ 170 रुपीज ईच चल रही है। तो ये क्या है? मार्केट प्राइस है। वैसे बता दूं, नॉर्मली ये देखा जाता है कि फेस वैल्यू से ऊपर पे ही मार्केट प्राइस मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। देखिए आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर का प्राइस है। ये एक पर्टिकुलर डे के शेयर के प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, या आज के शेयर की बात है। 270 रुपए 80 पैसे एनएससी का रेट है, 270.80, और बीएससी का अलग होगा। अगर हम इसको देखते हैं तो ओपन हुआ 263 रुपीज में। हेलो, जब मार्केट चली तो उस समय रेट इसकी बोली लगी 263 रुपए 20 पैसे, और आज के दिन में 271 रुपीज 50 पैसे तक गई है। ये आज से लेकर 52 वीक्स प्रीवियस तक चेक करें तो 336 रुपीज तक ये गई है 52 वीक्स में। चलो ये तो बात रही ये। अच्छा, और सबसे कम शेयर के प्राइस की बात करें तो 234 रुपीज 61 पैसे तक गई है। यहां पे देखो फेस वैल्यू कितनी शो कर रही है? 1 रुपए। हेलो, 1 रुपए का शेयर बिक रहा है 270 रुपए में। देखो तो डियर, ये तो सिर्फ एक झलक दिखलाई है मैंने। 10-10 रुपए के शेयर हजारों हजारों रुपए में बिक। आपको मैं एक कंपनी को और दिखाता हूं, आप हैरान रह जाओगे। चलो ये देखो, एक एमआरएफ कंपनी है। अभी पीछे न्यूज़पेपर में भी आया था कि जिन लोगों ने एमआरएफ की कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो माला माल हैं आज। देखो कैसे, क्या रेट चल रहा है? 34,837 रुपए 60 पैसे। 52 वीक्स के अंदर 42,474 रुपीज 90 पैसे तक गया है इस शेयर का प्राइस। सबसे ज्यादा और सबसे कम इस 52 वीक्स का मतलब पिछले 365 दिनों के अंदर 21,001 रुपए तक सबसे कम प्राइस तक बिका है ये शेयर, और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, सिर्फ मात्र 10 रुपए।
इसका मतलब है इससे ऊपर जितना भी है सब प्रीमियम है, एक्स्ट्रा अमाउंट है। दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। उम्मीद करता हूं शायद मेरे ख्याल से कहानी काफी हद तक समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये लाइव डाटा मैंने दिखाया आपको, पूरा लाइव डाटा है ये। कंपनी की बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पता चल जाती है इससे। अभी मैं उसके ऊपर नहीं चलता, अभी जब रेशियो एनालिसिस पे आऊंगा तब समझाऊंगा कुछ और चीजें। बस यहीं तक बात करनी थी अभी मुझे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन एक क्वेरी है एक बच्चे की, बताओ। एक बच्चे ने कहा फेस वैल्यू का यूज क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। अब सर ये डिविडेंड क्या होता है, नए नए नाम बता रहे हो आप। हाँ, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट का एक पार्ट डिविडेंड होता है। एक्चुअली जो भी हम पैसा कमाते हैं इस सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। प्रॉफिट एक्चुअली जो अर्निंग होती है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है हमारे पास गवर्नमेंट के टैक्सेस, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वैसे सारे बांट दो। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है जो रिजर्व के तौर पे हम रख लेते हैं बचा के। इसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर में हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल करा देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। तो जब भी कभी डिविडेंड देने की बारी आती है तो हमेशा फेस वैल्यू पे काउंटिंग करके दी जाती है। हेलो, समझ में आया? ठीक है। तो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे को कई बार कंपनी डिविडेंड 1 रुपए देती है, कभी कभी अभी पीछे 24-25 रुपए का डिविडेंड आया कंपनी का। तो डिविडेंड बहुत कम होता है। फायदा सबसे ज्यादा कहां होता है? वैल्यू बढ़ने में। जैसे रियल एस्टेट की वैल्यू आपने देखा ना, किसी ने 500 रुपए गज जमीन ली और बिक रहा लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए गज। ऐसा ही शेयर में भी, कई शेयर में ऐसा होता है कि शेयर खरीदा पता चले 100 रुपए का और बिक रहा है हजारों रुपए में। ओके, तो कुछ इस तरीके का होता है। डिविडेंड का हम इस्तेमाल यहां करते हैं, बाद में डिस्कस करूंगा और ज्यादा डिटेल में। मेरे ख्याल से यहां तक सफिशिएंट है और मैंने काफी डिटेल में चर्चा कर ली आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं जरा। फेस वैल्यू, अब जैसे मान लो 100 रुपए है। जब भी कोई नई कंपनी, वैसे ट्रेंड में नहीं है लेकिन समझाना जरूरी है क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में हम सीखेंगे सारी चीजें, तो जरूरी है। नहीं तो आज के टाइम में कंपनी तो वन टाइम, वन शॉट, वन क्लिक पैसे लाओ, सारा पैसा एक टाइम। मैंने कई कंपनी, जब अभी पीछे कोल इंडिया लॉन्च हुई थी पीछे, मैंने कंपनी को बोला कि हमें शेयर चाहिए तो प्रोस्पेक्टस भरा एक, साथ में चेक लगाया, 100 शेयर मैंने डिमांड की उनसे और 100 शेयर के पैसे मैंने भेज दिए। तो एक्चुअली आजकल जो शेयर्स भी देते हैं ना, ये लॉटरी सिस्टम से निकलता है, ऐसे नहीं निकलता कि किसी को भी कितना भी शेयर दे दो, और प्रोराटा बेसिस होता है। बताऊंगा आगे चल के क्या होता है, डिस्कस करेंगे हम। तो उस बेसिस पे मुझे 17 शेयर्स दिए मुझे कंपनी ने सिर्फ। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे चले गए, मैंने चेक दिया था वो बाकी रिटर्न कर दिया उन्होंने, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहां बुक में अभी पढ़ना है कि ये जो 100 रुपए है, मान लो ये कंपनी एक शेयर 100 रुपए में बेच रही है, तो 100 रुपए वन टाइम में नहीं लेती कंपनी, इसको इंस्टॉलमेंट्स में लेती है। कैसे लेती है कंपनी? इंस्टॉलमेंट्स में लेती है। जो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है उसका नाम है एप्लीकेशन, जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है इसका नाम है अलॉटमेंट, जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है इसका नाम है फर्स्ट कॉल, जो चौथी इंस्टॉलमेंट है इसका नाम है सेकंड कॉल, और उसके बाद फाइनल कॉल। सवाल ये उठता है कि क्या सर ये इतने ही इंस्टॉलमेंट होगी? कम ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कई बार सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मंगवा लिया जाता है, कई बार ऐसा होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही सारा पैसा मंगवा लिया जाता है, तो कम ज्यादा भी हो जाता है। तो 100 रुपए कंपनी इस तरीके से मंगवा लेती है। डन यहां तक? ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है जरा बताना? उसके बाद उसके बाद उसके बाद और नेक्स्ट वन इज गुड। अब बात करते हैं जरा कैपिटल की। कंपनी के पास कैपिटल कितने तरीके की होती है? कैपिटल तो पता है ना, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। यहां पे जो पैसा शेयर होल्डर बिजनेस में लगाएगा वो कैपिटल कही जाएगी। जो कंपनी है, कंपनी में कैपिटल 3 तरीके की होती है। एक होती है ऑथराइज कैपिटल। एक्चुअली लॉ के अकॉर्डिंग फिक्स कराना पड़ता है कि हम कंपनी में कितना कैपिटल रख सकते हैं, बाय लॉ, ये लॉ डिसाइड करेगी। इसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। हेलो, क्या बोलते हैं इसको? ऑथराइज कैपिटल। लेट अस सपोज दैट एक कंपनी के पास 10,000 ऑथराइज कैपिटल है 100 ईच के हिसाब से। अब मान लो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, और कितने शेयर? 7,000 शेयर। इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, जो पब्लिक के लिए ऑफर किया गया। जो क्या किया हमने? पब्लिक के लिए ऑफर किया। इसके बाद अगला क्या हमारे पास? ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या होता है? मान लो 7,000 शेयर्स है हमारे पास
और 7,000 शेयर्स में जरूरी नहीं है कि पब्लिक हमसे 7,000 ही मांग ले। आपको इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक स्कूल एडमिशन के लिए फॉर्म निकालती है, लेट अस सपोज दैट, क्या निकालती है? एडमिशन के लिए फॉर्म निकालती है। और सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, मान लो फॉर्म निकाला कंपनी ने, अब सिचुएशन हुई मान लो लोग कंपनी की तरफ आए, वो स्कूल ने मान लो फॉर्म निकाला और लोगों ने एप्लीकेशन भेजी। क्या भेजी? लोगों ने एप्लीकेशन भेजी। अब भाई एप्लीकेशन जमा कराएंगे, है ना? अब उसमें से लोग ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी कम भी होते हैं, ऐसा हो जाता है ना। ऐसे ही जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो सेम ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसा ही होगा भाई। कॉलेज में जब लोग ये लिस्ट क्यों निकालते हैं? इसी वजह से लिस्ट निकालते हैं, क्योंकि क्या होता है जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हैं वो हमको तो पता नहीं, हम सभी ने फॉर्म भर दिया, अब सीट कितनी है वहां पे 60 सीट के लिए पता नहीं कितने लोगों ने एडमिशन भर लिया, समझ रहे हो? ऐसे ही यहां पे है, 7,000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन दे दी लोगों को, लोगों ने अपने अपने नंबर के हिसाब से भर दिया एप्लीकेशन। अब कई बार क्या होता है ज्यादा भी एप्लीकेशन आ जाती है, कई बार एप्लीकेशन कम आती है। ज्यादा आ गया तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। मान लो 8,500 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। कभी कभी क्या होता है, मान लो हमने इशूड किए 7,000 लेकिन एप्लीकेशन ही हमारे पास सिर्फ 6,000 शेयर्स की आई। सर ये काउंटिंग कैसे होती है शेयर्स की? जो आप एप्लीकेशन में भर के लिखते हो ना कि मुझे 100 शेयर चाहिए, मुझे 200 शेयर चाहिए, मुझे 125 शेयर चाहिए, सबका टोटल कर लिया जाता है। उसी के हिसाब से वो चेक भी लगा के दे देते हैं। अब जिनको हम मान लो कंपनी अलॉट करती है 10 शेयर, तो 10 शेयर के हिसाब से पैसे रख लेगी, बाकी पैसे लौटा देती है एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी कंडीशन एंड टर्म्स लगे होंगे। क्लियर है? तो कंपनी के बाद 3 तरीके की शेयर कैपिटल होती है। एक क्या है हमारे पास, उसके बाद गुड। आइए जरा आगे चलते हैं। अब शेयर्स के बारे में पढ़ें तो 2 तरीके के और शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है 10% प्रेफरेंस शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है 10% प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? यहां पे बस कैटेगरी है ये शेयर्स की, जैसे पेन की कैटेगरी होती है, काम तो आता है लिखने का ही, लेकिन कैटेगरी होती है, अलग अलग कंपनीज होती हैं। ऐसे ही यहां पे शेयर्स की कैटेगरी है हमारे पास, 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसको ऐसे समझो, मान लो जब प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले अपने खर्चे काटती है, खर्चे काटने के बाद टैक्स देती है, टैक्स देने के बाद कोई अगर लोन है, लोन पे इंटरेस्ट देना, वो इंटरेस्ट देती है। उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को प्रॉफिट दिया जाएगा, और इस पे फिक्स अमाउंट मतलब फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से प्रॉफिट दिया जाएगा। उसके बाद जो बच गया, चाहे कम बचे चाहे ज्यादा बचे, चाहे कम बचे चाहे ज्यादा बचे, सबका सब पैसा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को बढ़ जाएगा। इसके बाद कंपनी में मान लो कोई डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को थोड़ी सी कम दी जाती है। अगर मोटा मोटा समझे तो 2 बातें सिर्फ समझनी है आपने, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अभी हमारे मतलब के हिसाब से इस पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। क्या होता है जी? ये जो 10% लिखा है इस पे डिविडेंड का रेट होता है, और इस पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अहमियत के मामले में इक्विटी शेयर को ज्यादा अहमियत दी जाती है और प्रेफरेंस शेयर को कम दी जाती है, बस यही फर्क है। दोनों ही कंपनी में पैसा लगाते हैं और बदले में इनको डिविडेंड मिलता है, बस यही है। एक बच्चे ने कहा सर लॉस के केस में भी सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कम लॉस होगा, इक्विटी शेयर वालों को ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि बचा हुआ लॉस उन्हीं का ही है। ठीक है, तो एक बच्चे ने पूछा कि सर प्रेफरेंस शेयर पे ये जो डिविडेंड का रेट पूछ रहे हो आप, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड का जो रेट होता है हर कंपनी का क्या सेम होता है? नहीं, हर कंपनी का सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। हर कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे किसी में 8 बोला, किसी में 9 बोला, किसी में 10 है, किसी में 12 है, बस। ठीक है, आओ जरा आगे चलते हैं। एक है हमारे पास, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे तो एक फेस वैल्यू, मान लो 100 रुपए, तो अभी मैंने बताया आपको कंपनी क्या करती है, सारा का सारा अमाउंट वन टाइम नहीं मांगती है, टुकड़ों में मांगती है। जो पैसा मंगवा लिया इसको बोलते हैं कॉल्ड अप। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉल्ड अप। जो पैसा पे कर दिया शेयर होल्डर ने, हेलो, अच्छा मंगवाए, इस पैसे को मंगवाएगा कौन? कंपनी। पे कौन करेगा? शेयर होल्डर। तो जो शेयर होल्डर
पे कर देता है इसको बोलते हैं पेड अप, और जो पैसे नहीं पे किए इसको बोलते हैं अनपेड अप। क्या बोलते हैं इसको? अनपेड अप। तो तीन चीजें होती हैं, क्या क्या हमारे पास? कॉल्ड अप जो कंपनी मंगवाती है, जितने पैसों की कॉल बना ले, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप। लेट अस सपोज दैट मान लो 20 रुपीज का एप्लीकेशन, 30 रुपीज का अलॉटमेंट और 10 रुपीज का फर्स्ट कॉल बना लिया कंपनी ने, इसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड अप। मान लो एक शेयर होल्डर जिसने 20 और 30 रुपीज दे दिए लेकिन 10 रुपीज नहीं दिया, तो दिस इज कॉल्ड अनपेड अप, 10 रुपीज अनपेड अप। डन? ठीक है। और अनकॉल्ड अप कितना है? जो मांगे नहीं, जो कंपनी ने मंगवाए नहीं, दिस इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप। क्लियर है जी? ये यहां पे समझाया भी हमने, सेम वही एग्जांपल के थ्रू जो अभी मैंने आपको बताया। आगे चलें। इसके बाद अगर शेयर इशू के बारे में बात करें कि शेयर को हम कैसे कैसे इशू करते हैं, तो नॉर्मली अब तक शेयर को 3 तरीके से इशू किया जाता था। पार पे, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर दिया जाए, या कभी कभी 10 रुपए का शेयर 13 रुपए में इशू कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये जो 3 रुपए एक्स्ट्रा है इसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम। लेकिन कई बार ऐसा होता है 10 रुपए का शेयर, अभी जो आपने देखा एमआरएफ का 10 रुपीज का शेयर मार्केट में 34,000 के हिसाब से बिक रहा है। ये जो ऊपर का सारा अमाउंट है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो प्रीमियम की कोई गिनती नहीं है, ये पता नहीं कहीं तक भी हो सकता है। 2, 4, 5 रुपए में आप कभी मत सोचना, प्रीमियम को इमेजिन मत करना। बुक में तो हमेशा आपको 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए प्रीमियम दिया जाएगा, नहीं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में परेशानी होती है। अदरवाइज प्रीमियम कहीं तक भी जा सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। डन जी? ठीक है। अब क्या है, एक चीज जो अब खत्म कर दी है, फिर भी मैं समझाना चाहूंगा। अब कंपनी एक्ट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब कंपनी एक्ट 2013 आ गया, यू नो ना। पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था, अब कंपनी एक्ट क्या हो गया? 2013। उसमें बदलाव किए गए हैं और उस बदलाव के तहत डिस्काउंट को हटा दिया गया है। लेकिन समझ लो, जैसे 10 रुपए का शेयर कंपनी 8 रुपए में ही बेच रही है, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए किया गया कि फ्रॉड की कंडीशन कहीं ऐसा ना हो कि 10 रुपए का शेयर है और पैसे जुटाने के लिए कंपनी 8-8 रुपए लोगों से ले ले और पता चले कल को डूब गई, पैसे गए लोगों के। समझ रहे हो? इस पर्पज से इन्होंने नए शेयर होल्डर को बंद करवा दिया। इन्होंने कहा हटो, यहां से हटाओ। तो डिस्काउंट वाला केस तो हटा ही दिया। अब सिर्फ 2 केसेस के बारे में पढ़ना है, या तो पार या फिर प्रीमियम। क्लियर है यहां तक? आओ जरा जनरल एंट्री भी समझते हैं इसकी। नॉर्मली जनरल एंट्री में ये देखा जाता है कि एंट्रीज किस तरीके की होती है। ये जो आप सामने देख रहे हो, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होती है। अब जरा एक प्रोसेस समझो। एक बात और बता दूं, जितने भी वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं, इन वर्ड्स को कैच करना है, कोई चीज स्किप नहीं करनी। ये चैप्टर जो है छोटा चैप्टर नहीं है। जैसे चैप्टर नंबर 1 था ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, ये चैप्टर उससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला है। पता नहीं एक क्वेश्चन को करने के लिए कितने सारे कॉन्सेप्ट को एक बार हमें इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और रिकॉल करना पड़ेगा। एक भी वर्ड अगर आपने इधर से उधर स्किप किया, गलत तरीके से समझ लिया, तो बड़े क्वेश्चन को समझने में परेशानी होगी और ये परेशानी आप आगे तक भुगतोगे। इसलिए जैसा बता रहा हूं उसको वैसे ही समझना है और वैसे ही याद भी करना है। ओके, चलो थोड़ा सा मैं प्रोसेस समझाता हूं कि किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि कोल इंडिया कंपनी के शेयर मुझे खरीदने थे, तो इसका प्रोसेस बताता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने कंपनी की एक एप्लीकेशन भरी, प्रोस्पेक्टस। उसमें लिखा कि मैं, मेरा नाम, अपनी पूरी पर्सनल डिटेल भरी, विजय आदर्श नाम है, यहां ये मेरा एड्रेस है, ये मेरे बैंक अकाउंट का डिटेल है, बैंक अकाउंट कहां सिचुएटेड है, ब्रांच कौन सी है, आईएफएससी कोड क्या है, सारी डिटेल जो है। इसके साथ मुझे कितने शेयर चाहिए वो मैंने लिख दिया, और साथ में जितने शेयर चाहिए, कंपनी ने मान लो ये 10 रुपए के हिसाब से शेयर अलॉट किया, एग्जाम्पल के तौर पर ऑफर दिया, और मान लो मैं कंपनी को बोलता हूं कि मुझे 1000 शेयर चाहिए, तो 1000 शेयर इंटू 10 रुपीज कितना हो गया? 10,000। साथ में एक 10,000 रुपीज का चेक मैंने काट के पंच करके और पोस्ट कर दिया। यहां तक क्लियर? डन जी यहां तक? अब ये तो शेयर होल्डर के हिसाब से हो गया। आप सभी शेयर होल्डर नहीं हो, अब इस बात का ध्यान रखना। यू ऑल आर अकाउंटेंट ऑफ कंपनी। हेलो, जब आप अकाउंट पढ़ते हो ना तो हमेशा अकाउंटेंट बन के काम करना है, तो प्रॉब्लम आधे से ज्यादा तो यही खत्म हो जाती है। यू ऑल आर अकाउंटेंट ऑफ कंपनी। अब ध्यान से समझना, आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं। अब आपको ये एप्लीकेशन मिली तो आपको एंट्री करनी है। तो एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पैसा किसको मिलेगा? कंपनी को।
किसको मिलेगा? कंपनी को। एंट्री कौन कर रहे हैं? आप, अकाउंटेंट। ठीक है, एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद छटनी होती है अब इसमें, हाँ छटाई होती है। जरूरी कोई है कि मैंने 1000 शेयर मांगे तो मुझे 1000 शेयर दे दें? पापा भी तो छटाई करते हैं कई बार आपकी। कैसे? मान लो 2000 पे मांगे, 2000 क्या करेगी? पापा वो काम था, ऐसा है 2000 तो तू ज्यादा मांग रही है, पकड़ 1500 रुपए, इसी में काम चलाना है तेरे को। ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है। आपको इतने से ही, और मम्मी तो उससे भी ज्यादा, पापा तो फिर भी दिल खोल के कई बार दे देते हैं। मम्मी अच्छा 2000 क्या करेगी? सारी मतलब सब कुछ पूछेंगी और उसके बाद पकड़ाएंगे 200-400 रुपए, इसी में सिमटाना है तुम्हें, है ना? ऐसा ही होता है। मान लो कोई ड्रेस पसंद आ गई, क्या करेगी तू ड्रेस लेके? अभी तो दिलवाए थे तेरे को ड्रेस, देखो ना, है ना? तो ऐसी कंपनी भी छटाई करती है। जरूरी नहीं है कि 1000 शेयर मैंने मांगे तो कंपनी मुझे 1000 शेयर दे दे। हेलो, कंपनी क्या करती है? छटाई करती है। क्या? देखो, कंपनी यहां पे क्या करेगी? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। मान लो कंपनी के पास शेयर ही थे 10,000, मान लो सब लोगों को इशू कर दिया, मैं अकेला बंदा 1000 शेयर मांग बैठा उनसे। उन्होंने कहा 1000 शेयर तो नहीं है, हम 500 शेयर देंगे। तो 500 शेयर का एप्लीकेशन के हिसाब से वो पैसा काट लेंगे एप्लीकेशन का, बाकी पैसा तो मेरा एडवांस गया उनके पास। हेलो, वो क्या करेंगे? दो ऑप्शन है इसका, या तो वो मेरे पैसे लौटा दें, या तो मेरे पैसे लौटा दें। अगर वो पैसे मेरे लौटा देते हैं तो ये बैंक अकाउंट करके ये रिजेक्ट कर देंगे, ये मेरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, अगली कॉल भी तो बननी है जिसका नाम है अलॉटमेंट। क्या नाम है उसका? अलॉटमेंट। तो वो अलॉटमेंट के पैसे अभी काट लेंगे, कहेंगे पैसा मेरे पास एडवांस ही छोड़ दो, बाद में एडजस्ट कर लेना। कई बार होता है ना, मान लो आप बिस्किट खरीदने गए, 15 रुपए का बिस्किट खरीद के ले आए, बाद में पसंद नहीं आया, आप दुकान वाले को दे आते हो वापस। अगली बिस्किट आप 7 रुपए का सिर्फ खरीद के ले आते हो, तो वो कहता है ऐसा खुले नहीं है, बाद में एडजस्ट कर लेना, कुछ और लेने आओगे तो एडजस्ट कर देंगे। ऐसा ही होता है, सेम कंपनी भी ऐसा करती है, आने वाली कॉल के पैसे को एडजस्ट कर दिया जाता है। ये जो वर्डिंग बोली है ना, दिमाग में ध्यान से समझ लेना, ठीक है? आपको कोई बताएगा भी नहीं, मैं जानता हूं इस बात को। आपको सिर्फ जनरल एंट्री सिखा दी जाएगी और बोलेंगे जनरल एंट्री कर लो, बस इतने से कुछ नहीं होता। मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं यहाँ पे कि मैं नहीं चाहता कि आप चीजों को सिर्फ थोरली पढ़ो, प्रैक्टिकली भी समझो एग्जैक्टली होता क्या है, और क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना के बराबर आए आपके लिए। यहां से कंपनी क्या करती है? पैसे को एडजस्ट कर देती है। क्या करती है? एडजस्ट कर देती है। पॉइंट टू बी नोटेड, आई सेड पैसे को एडजस्ट करती है, ठीक है? शेयर के अमाउंट को एडजस्ट करती है। कंपनी शेयर ज्यादा नहीं दे सकती, जितने शेयर है कंपनी के पास उतने ही शेयर देगी, बट एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट करती है। इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में डिटेल में समझेंगे। ओके, यहां तक क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जरा आगे चलते हैं। इसके बाद कंपनी वहां छटनी हो गई, अब अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कंपनी ड्यू की एंट्री पास करेगी। देखो, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन से शेयर मांगे, हमने अगली कॉल में एडजस्ट करके बोल दिया भाई इस बंदे को इतने शेयर देने हैं, दे दिया। अब बंदा एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे भी तो देगा सेकंड इंस्टॉलमेंट जो देगा। तो अब ड्यू की एंट्री पहले होती है। यहां पहले पैसे आने की एंट्री थी और फिर शेयर देने की एंट्री थी ये। हेलो, अब क्या होगा? हम ड्यू करेंगे शेयर को, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगली एंट्री होती है पैसे मिलने की। क्या एंट्री है? ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। क्या एंट्री है? मजा नहीं आ रहा, लाउडली बोल के बताओ क्या है? ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हमने यहाँ पे? मनी ड्यू है। यहां पे किस चीज की एंट्री है? एंट्री क्या होती है? उम्मीद करता हूं ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। आप देखोगे तो पता है क्या है, फर्स्ट और ये फर्स्ट कॉल की जगह देखो यहाँ पे नाम चेंज कर दिया सेकंड कॉल और सेकंड कॉल, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया फाइनल कॉल और फाइनल कॉल। बस इतनी सी बात है। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? काफी डेप्थ में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी।
काफी डेप्थ में चर्चा कर ली हमने, कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है। होम फन में लिखिए, आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद करके आना है। लर्न ऑल कॉन्सेप्ट्स और स्टे लर्निंग रजिस्टर को रिवाइज करना है। ये आज का मेन वर्क है आपके लिए। इस चैप्टर को अगर आप चाहते हो कि परेशानी ना हो इस चैप्टर में और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझो, तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं उसको घर से रिवाइज जरूर करके लेके आओ। मजा आ गया जी? और कैसा लगा? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।